नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी पॉलिटिकल साइंस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बुक फर्स्ट के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। बुक फर्स्ट का नाम है कि समकालीन विश्व में राजनीति, और उसी चैप्टर फर्स्ट को आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कि शीत युद्ध का दौर। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन को देखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इससे हमें चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी कि आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो चैप्टर से कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी उसको मार्क करते हुए चलना है। ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसको आप अंडरलाइन में कर सकते हैं। जैसे कि निम्न में से क्यूबा मिसाइल संकट, यानी कि इसमें बात कर रहे हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्वेश्चन में बात की गई है कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है। यानी कि पहली बात है क्यूबा मिसाइल संकट की है। क्वेश्चन कहाँ से बना? क्यूबा मिसाइल संकट से बना। उसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, तो इससे आपके जो क्वेश्चन को सही करने की एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन है: निकिता क्रुश्चेव, जॉन एफ कैनेडी, फिदेल कास्ट्रो या ब्रेजनेव, जिनका नाम है लियोनार्ड ब्रेजनेव पूरा। ठीक है, चार ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन भी कहीं जो नाम है ये किसी न किसी देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन से किसका नाम कौन से देश के राष्ट्रपति का है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हम वीडियो की लेक्चर के एंड में बात करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप जिस नोटबुक में नोट्स बनाएंगे चैप्टर के, तो उसमें पहले चैप्टर का नाम डाल दीजिए, फिर क्वेश्चन लिख लीजिए कि क्वेश्चन चैप्टर से कैसे बनेगा। अब हम अपनी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, यानी कि शीत युद्ध के दौर को पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि शीत युद्ध के दौर के परिचय समझते हैं कि चैप्टर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं शीत युद्ध के केंद्र में दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के वर्चस्व की बात करेंगे। यानी कि जो शीत युद्ध के केंद्र में दो महाशक्तियां थी, एक थी संयुक्त राज्य अमेरिका और एक थी सोवियत संघ। ठीक है, इसके वर्चस्व की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके वर्चस्व की बात करेंगे कि इनका वर्चस्व कैसे फैला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सच्चे कैसे उभर कर सामने आई, इस पर देखेंगे। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कैसे दो महाशक्तियों को चुनौती दी, हम ये समझेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था और इसने दोनों महाशक्तियों को चुनौती कैसे दी। ठीक है, इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में, यानी कि जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो था, उसको हम समझेंगे वो कब आया, कि वो क्या था, इसके बारे में। फिर इसके बाद समझेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका तथा शीत युद्ध पर प्रभाव, यानी कि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा था उसमें भारत की क्या भूमिका थी, यानी कि भारत की भूमिका की बात करें क्या थी, और जो शीत युद्ध पर प्रभाव क्या पड़ा, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शीत युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा, और भारत का शीत युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा, और शीत युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इन दो बातों पर, यानी कि हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध था उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। हाँ, और इसी का उल्टा देखें कि भारत का शीत युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन सारी बातों पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, जहाँ पर हम इस चैप्टर के नोट्स बना रहे हैं कि हम इसका परिचय लिख लीजिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद हम अपने पहला टॉपिक होगा उसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, जो कि इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट। अप्रैल 1961 में सोवियत नेताओं को ये चिंता सताने लगी थी कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्ट्रो, उनका तख्ता पलट ना कर दे और वहाँ पर अपनी विचारधारा के किसी व्यक्ति को वहाँ का राष्ट्रपति बना दे और क्यूबा को अपने अधीन कर ले। ठीक है, क्योंकि जो क्यूबा था वो सोवियत खेमे का एक देश था। सोवियत खेमे यानी कि सोवियत संघ का एक राष्ट्र था। ठीक है, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो क्यूबा को दो तरह सहायता देता था। पहला कि वो कूटनीतिक सहायता देता था और दूसरा कि वित्तीय सहायता देता था। कूटनीतिक इसलिए कि क्यूबा जो था वो अमेरिका का एक अमेरिका के तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश था, है, जिसके कारण क्यूबा अमेरिका के पास होने के कारण
जो सोवियत संघ को एक कूटनीतिक सहायता देता था, यानी कि अमेरिका में जो भी गतिविधि होगी वो क्यूबा क्यूबा उस पर नज़र रखेगा। जब क्यूबा उस पर नज़र रखेगा और वो क्यूबा जो सोवियत खेमे का है तो वो सोवियत संघ के पास खबर जाती रहेगी कि अमेरिका अगला वो जो योजना बना रहा है आक्रमण करने की वो किस देश पर बना रहा है, उसकी विचारधारा को फैलाव, यानी कि उसकी जो विचारधारा का विस्तार उसको रोकने के लिए ये देश कूटनीतिक रूप से सहायता देता था। ठीक है, और वित्तीय सहायता इसलिए देता था कि वहाँ पर अपने हथियार रख सके, वहाँ पे सैनिकों को तैनात कर सके कि वो युद्ध के समय वो अमेरिका को काफ़ी तेज गति से वार करके परास्त कर सकें। तो ये कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। ठीक है, इसी के चलते 1962 में सोवियत राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव, सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उस समय, उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदल दिया, वहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदला और वहाँ पर क्या कर दी, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इसी के चलते जो मिसाइलें तैनात की गई थी ये दो तरह से लाभकारी थी। पहला ये कि अमेरिका के दोगुने मुख्य भूभाग पर आक्रमण कर सकेंगे, यानी कि जो सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपने परमाणु मिसाइल तैनात की थी उसका पहला लाभ ये था कि वो अमेरिका के लगभग दोगुने मुख्य भूभाग को अपने आक्रमण के क्षेत्र में ले सकेंगे। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि ये क्यूबा है, क्यूबा में परमाणु मिसाइल वो कितना अपना अधिकार आक्रमण क्षेत्र फैला रहा है अमेरिका के, लगभग पूरा उसको कवर कर रहा है कि अगर वो परमाणु हमला करेंगे तो अमेरिका पूरे तरह से ध्वस्त हो सकेगा। और दूसरा कि वो अमेरिका के नज़दीक में था। ठीक है, अमेरिका के नज़दीक होने के कारण वो जहाँ भी आक्रमण करेगा वो अमेरिका के लगभग पूरे क्षेत्र को आक्रमण क्षेत्र में ले लेगा। ठीक है, तो ये था क्यूबा मिसाइल संकट। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं क्यूबा मिसाइल संकट में क्या हुआ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बोर्ड छोटा होने के कारण इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिख पा रहा हूँ, तो दो करके जितना हो सकेगा साफ सुथरा आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कैसे आप नोट्स बना करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको लिख लीजिए। अब फिर आगे हम क्यूबा मिसाइल संकट को पढ़ते हैं, समझेंगे कि वो आगे फिर क्यूबा मिसाइल संकट में क्या हुआ, कि वो परमाणु मिसाइल तैनात करिए, फिर अमेरिका को क्या हुआ इसको समझेंगे। तो आप इन 2 पॉइंट्स नोट करिए, फिर हम आगे पॉइंट से बचें उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम समझते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट में क्या हुआ। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, आपको याद रखना होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस वक्त जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक है, उनको 3 हफ्तों के बाद ये खबर लगी कि यूएसएसआर ने सोवियत मिसाइलों को वहाँ क्यूबा में तैनात कर दिया है, यानी कि परमाणु हथियारों को वहाँ पर तैनात कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलों को क्यूबा में तैनात करने की खबर अमेरिका को कब लगी, तो वो 3 हफ्तों के बाद लगी। ऑप्शन अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में 3 हफ्तों के बाद ये ऑप्शन होगा, उस पर आप टिक मार दीजिएगा तो आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 3 हफ्तों के बाद क्या होता है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ठीक है 3 हफ्तों के बाद ये खबर मिली। ठीक है, इसी के चलते जो सोवियत अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके सलाहकार जो थे वो कोई भी कदम लेने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि अगर वो कोई भी कदम लेते तो इससे परमाणु युद्ध शुरू हो जाता, क्योंकि सोवियत संघ ने तो परमाणु हथियारों को अपने क्यूबा में तैनात कर ही दिया था और अमेरिका के पास तो परमाणु हथियार अमेरिका में है ही, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कहीं परमाणु युद्ध न शुरू हो जाए, इसलिए वो कोई भी कदम लेने से हिचकिचा रहे थे। क्योंकि पूरी दुनिया अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभरी भी नहीं थी कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाता, तो इन दो युद्धों को झेलने के लिए पूरा विश्व इतनी जल्दी तैयार नहीं था कि वो 2 विश्व युद्धों को झेल सके, है ना। पहले भी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभरे नहीं थे कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाता, इसलिए वो कोई भी कदम लेने से हिचकिचा रहे थे ये सारे देश। ठीक है, इसीलिए जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकारों ने ये निष्कर्ष निकाला कि क्रुश्चेव अगर क्यूबा से मिसाइलों हटा लें तो ये युद्ध टल सकता है। ठीक है, तो क्रुश्चेव जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर हम क्रुश्चेव से बात करें, उनको समझाएं कि ये आप क्यूबा से अपनी मिसाइलों हटा लें तो कहीं ये युद्ध परमाणु युद्ध ना शुरू हो जाए, इसलिए अगर वो हटा लेते हैं तो ये युद्ध जो है टल सकता है। ठीक है, क्यूबा की तरफ से आ रहे सोवियत जहाज़ों को रोकने के लिए अपने यहाँ से अपने से तत्पर है कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने अपनी जंगी भेड़ों को भेजा, यानी कि सोवियत संघ से जो क्यूबा में
परमाणु हथियार की तैनाती के लिए जो जहाज आ रहे थे, उसने अमेरिका ने अपने जहाज़ों में आगे भेजा, जिसके कारण वो देख करके कि फिर युद्ध आपस में युद्ध चालू हो जाए, इसलिए वो अब पीछे हटने लगे। तो जब पीछे हटने लगे तो ये जो स्थिति थी धीरे धीरे कम होती गई, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है कि पूरे विश्व में ऐसी स्थिति जो ये स्थिति बन गई थी कि परमाणु युद्ध ना शुरू हो जाए, है परमाणु युद्ध ना शुरू हो जाए। इसी के चलते जो कैनेडी ने क्रुश्चेव को इस गंभीरता की चेतावनी दी, यानी कि जो परमाणु युद्ध शुरू होने की बात थी, कैनेडी ने क्रुश्चेव को इस गंभीरता की को चेतावनी दी कि कहीं आप हम दोनों के बीच की लड़ाई पूरी दुनिया के जो देश हैं वो उन पर ना भारी पड़ जाए, ठीक है। इसकी चेतावनी दी कि परमाणु अभी तो क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हुआ और फिर परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों युद्ध झेलने के लिए दुनिया भी तैयार नहीं थी, विश्व भी तैयार नहीं था, ठीक है। इसकी गंभीरता चेतावनी दी। अब यही जो स्थिति बन गई थी, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया है ना। ये स्थिति बनी थी, ये क्यूबा मिसाइल संकट था कि क्यूबा में जो मिसाइल तैनात की गई थी वही एक संकट के रूप में उभर कर सामने आया। और ये जो संकट था क्यूबा मिसाइल संकट, ये शीत युद्ध का एक चरम बिंदु था, यानी कि एकदम हाईएस्ट पॉइंट था कि एकदम चरम बिंदु की अगर ये युद्ध चालू हो, ये क्या कहते हैं न्यूक्लियर युद्ध अगर चालू होता तो इसी के कारण चालू होता कि क्यूबा में जो मिसाइल तैनात की गई थी, ठीक है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि शीत यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, है ना, हाईएस्ट पॉइंट क्या था, तो वो था क्यूबा मिसाइल संकट। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन बनता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, वो क्यूबा मिसाइल संकट था। तो ये पूरा जो हमने समझा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, तो जब सोवियत संघ ने वहाँ पर अपने हथियार तैनात किया, फिर अमेरिका को खबर लगी 3 हफ्तों के बाद यूएसएसआर ने अपने परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दिया। तो उसी को ये जो स्थिति बनी थी कि परमाणु युद्ध ना शुरू हो जाए, इसी को हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा तो क्यूबा मिसाइल संकट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको हम समझते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बोर्ड छोटा है इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा लिख करके हम समझा रहे हैं कि आपको ज़्यादा बोझ भी ना लगे और साफ सुथरा समझ में आए कि एक एक शब्द की क्या कहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है, यानी कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध क्या है इसको हम समझते हैं। तो जो इसके पहले हम शीत युद्ध क्या है इसको समझने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं, यानी कि बैकग्राउंड को समझते हैं कि शीत युद्ध असल में शुरू कहाँ से हुआ। फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि शीत युद्ध क्या है, ठीक है। फिर इसकी बैकग्राउंड समझते हैं, यानी कि पृष्ठभूमि समझते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी कि 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 राष्ट्रों के बीच होता है। एक राष्ट्र का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र, ठीक है। ये मित्र राष्ट्र में 4 देश शामिल थे, जिसमें था एक यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन और फ्रांस थे। ये 4 देश मित्र राष्ट्र में थे। और जो धुरी राष्ट्र था उसमें 3 देश शामिल थे, एक जापान था, जर्मनी था और इटली था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे और धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे। धुरी राष्ट्र में जापान, इटली, जर्मनी था और मित्र राष्ट्र में यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस ये शामिल थे, ठीक है। और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तुलना में कई ज़्यादा खतरनाक और घातक युद्ध साबित हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमने बना भी दिया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तुलना में कई ज़्यादा था। क्यों था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब चालू हुआ उस दौरान क्या था कि जो हथियार थे वो एडवांस हथियार आ गए थे, ठीक है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा होने के कारण नए वेपन्स थे जिसका प्रयोग पहले के युद्धों में नहीं किया गया था। तो यहाँ पर हमको देखने को भी मिलेगा कि परमाणु युद्ध से भी परमाणु हमला भी हुआ था। आपको मालूम होगा कि जापान के ऊपर परमाणु हमला हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इतने एडवांस वेपन थे इसके कारण ये युद्ध काफ़ी घातक और खतरनाक युद्ध साबित हुआ था, ठीक है। इसका जो विस्तार था वो यूरोप में ही नहीं सीमित था, क्योंकि ये आपको मालूम है यूरोपीय देश है सारे, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएसएसआर तो एशिया में आते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर देश जो थे वो यूरोप के देश थे, ठीक है। इसी के लिए ये यूरोप तक ही सीमित नहीं था ये युद्ध। इसका विस्तार तो दक्षिण पूर्व एशिया और 3 बर्मा भारत का पूर्वोत्तर राष्ट्र, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया जो आप याद होगा कि
वो हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ तक भी ये युद्ध था। कोरिया में भी युद्ध हुआ, देखने को हमको इसका प्रभाव मिलता है। फिर इसके बाद चीन चीन का जो पूर्वी भाग, वहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है। बर्मा, उस समय म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था, ठीक है। बर्मा में भी ये युद्ध हमको देखने को। भारत जो पूर्वोत्तर क्षेत्र था, यानी कि जो इसको हम लोग सात बहनें कहते हैं, वहाँ पर भी हमको इसका प्रभाव देखने को मिला था शीत युद्ध का, ठीक है। तो जब ये शीत युद्ध का अंत होता है, ये अंत यूएसए के द्वारा किया जाता है। यूएसए जापान पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करता है। ये न्यूक्लियर मिसाइल जब हमला करता है वो अगस्त के महीने में होता है। दो तारीखों को ये हमला करता है, यानी कि 2 दिन हमला करता है। एक 6 अगस्त को करता है और एक 9 अगस्त को करता है। या ऐसे आपको जानने में ज़्यादा आसानी मिलेगी कि यूएसए ने जापान पर न्यूक्लियर मिसाइल हमला किया, कब किया था, तो अगस्त में किया था। और क्या तारीख थी, कौन सा दिन था, तो एक तो 6 अगस्त था, एक 9 अगस्त था, ठीक है। जो 6 अगस्त को हमला किया गया था, वो उसको नाम लिटिल बॉय के नाम से दिया गया था, वो हिरोशिमा में किया गया था, ठीक है। ये जो और जो दूसरा हमला था, वो उसको फैट बॉय के नाम से जाना जाता है, और वो नागासाकी में कहते हैं। ये दोनों जो शहर हैं वो जापान के ही शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। आपने सुना हो, हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर मिसाइल से यूएसए ने जापान किया था, वो हमला किया था, वो 6 अगस्त और 9 अगस्त को किया था, ठीक है। अब जब ये यूएसए ने जापान पर न्यूक्लियर मिसाइल हमला किया, तो कुछ आलोचकों ने ये तर्क दिया कि जो अमेरिका ने जो जापान पर बमबारी की है न्यूक्लियर मिसाइल से, वो गैर जरूरी था, क्योंकि उस वक्त जापान पूरी तरह से हार चुका था, और कहा जाता है कि वो आत्मसमर्पण करने वाला था, यानी कि यूएसए के सामने अपने घुटने टेकने वाला था। लेकिन अमेरिका क्या था, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने कारण कि अब हम ही अपना वर्चस्व फैलाएंगे, हम ही सबसे ताकतवर हैं, इसको दिखाने के लिए उसने जापान पर जानबूझकर परमाणु मिसाइलों से हमला किया, ठीक है। और दूसरा तर्क ये दिया जाता है आलोचकों के द्वारा कि यूएसएसआर को एशिया और अन्य जगहों पर सैन्य तथा राजनीतिक लाभ उठाने से रोकने के लिए ये युद्ध हमला किया गया था। कि जो यूएसए, आपको मालूम होगा, यूएसए एशिया का भाग है, तो एशिया के जो अन्य देश हैं, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, यहाँ पर अपना विस्तार न कर सके सोवियत संघ, इसको और तथा अन्य जगहों को सैन्य और राजनीतिक रूप से, यानी कि अपनी सैन्य ताकत या फिर राजनीतिक रूप से अपनी विचारधारा फैलाकर, अपने हथियारों को फैला करके वो कहीं लाभ किन देशों से लाभ ना उठा सके, इसलिए भी ये कहा जाता है कि वो जानबूझ करके हमला किया गया था, ठीक है। क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वो सोवियत संघ और अमेरिका, ये दो देश थे, वो एक सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आते हैं, ठीक है। ये 2 महाशक्तियों का उदय होता है यहाँ से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 महाशक्तियों का उदय होता है। अब इसी के बाद जो पूरा, यानी कि 1945 से 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, वहाँ तक ये पूरा शीत युद्ध चलता है। और इसी को जो 1945 चालू हुआ था, उसको शीत युद्ध की शुरुआत वहीं से होती है, ठीक है। तो बात करते हैं शीत युद्ध असल में क्या है। तो शीत युद्ध असल में इन 2 देशों के बीच आपसी लड़ाई नहीं थी। हाँ, आपसी लड़ाई मतलब वैसे नहीं थी कि आपस में दोनों देश, सोवियत संघ और अमेरिका, आपस में युद्ध करें। ये 2 राष्ट्र आपस में नहीं, अपितु किसी तीसरे राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमा कर अपनी विचारधारा का विस्तार करना चाहते थे। कि अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो पूरे विश्व में फैले, और जो सोवियत संघ है वो चाहता था कि समाजवादी व्यवस्था है वो पूरे देश में फैले, पूरी दुनिया में फैले, ठीक है। इसी विचारधारा को लेकर के ये युद्ध चला था, इसीलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है, नहीं कोल्ड वॉर कहा जाता है। कि मतलब ये हॉट वॉर में परिवर्तित नहीं होता है, नहीं कि गर्म युद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों देश आपस में नहीं लड़ते। ये विचारधारा की लड़ाई थी, हथियारों की होड़ की लड़ाई थी, अंतरिक्ष की लड़ाई थी, अंतरिक्ष में कौन पहुंचेगा, टेक्नोलॉजी की लड़ाई थी, तकनीकी रूप से लड़ाई थी कि किसके हथियार सबसे ताकतवर हैं, सबसे घातक हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों मिला करके शीत युद्ध कहा जाता है। कि शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का आपसी युद्ध नहीं, अपितु किसी तीसरे देश पर अपनी विचारधारा का विस्तार करने के लिए किया गया एक युद्ध था, जिसमें अपना वर्चस्व साबित कर सकते हैं। तो सिंपल वे में यही था कि शीत युद्ध क्या है। इसका हमने बैकग्राउंड को समझ लिया कि शीत युद्ध असल में चालू कहाँ से हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ मित्र राष्ट्र हुए राष्ट्र के बाद। फिर आलोचकों उसने जो अमेरिका था उसने जापान पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया। क्यों किया, इसके पीछे के क्या कारण थे वो बताया गया। उसके बाद 2 सुपर पावर उभर कर सामने आई, जिनको 2 ध्रुवीय देश भी कहा गया। 2 ध्रुवीय
कि हमारी पृथ्वी पर दो ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल या साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, इसीलिए इन दोनों को, क्योंकि पूरे दुनिया में कोई इतना ताकतवर ही नहीं था कि इन दोनों को सामना कर सके, इसीलिए इनको दो ध्रुवीय देश का कहा गया। ठीक है, तो ये शीत युद्ध क्या आता है, अगर पेपर में आता है कि, वैसे पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि शीत युद्ध क्या है, अगर आता है तो वो सिंपल MCQs में आएगा या फिर 1 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा। शीत युद्ध की क्या क्या है, हाँ, उसके परिणाम पूछे जाते हैं, शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले, सकारात्मक या नकारात्मक, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आता है कि शीत युद्ध क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, तो आप लिख दीजिएगा कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का आपसी युद्ध नहीं, अपितु किसी तीसरे देश पर अपने विचारधारा का विस्तार करने के लिए किया गया युद्ध था, जो कि हथियारों की फोड़, सैन्य ताकतों का अपना वर्चस्व दिखाना, तकनीकी रूप से ये युद्ध था, अंतरिक्ष में कौन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है उसका ये युद्ध था। ये शीत युद्ध का ये हॉट वॉर में परिवर्तित नहीं हुआ। ठीक है, हॉट वॉर में परिवर्तित हो जाता अगर वो, हम लोग तो पीछे पड़े कि क्यूबा मिसाइल संकट अगर हो जाता है, यानी कि परमाणु युद्ध चालू हो जाता है, तब फिर ये युद्ध दोनों देशों के बीच का युद्ध होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए कि शीत युद्ध का बैकग्राउंड, और शीत युद्ध क्या, जो हमने परिभाषा बोली उसको आप लिख लीजिएगा कि क्या है शीत युद्ध, इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं कि असल में इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जिसका नाम है दो ध्रुव विश्व का आरंभ। दो ध्रुव विश्व कौन है, तो हमारी पृथ्वी उसमें जो दो ध्रुव हैं, यानी कि एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, इसी तरह इन जो दो सुपर पावर थी इनको भी दो ध्रुव कहा गया, क्योंकि ये दो महाशक्ति थी, ये पूरे विश्व को अपनी जो किसी भी स्थिति थी उसको परिवर्तित कर सकती थी, इतना इनमें सामर्थ्य था। ठीक है, इसी के लिए जो दो ध्रुवीय देश कहा गया है वो USA और USSR को कहा गया है। ठीक है, जो USA और USSR थे वो अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने में तुले हुए थे, यानी कि वो ये चाहते थे कि हमारी जो विचारधारा है, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था है अमेरिका था, वो पूरी दुनिया भर कायम हो, और जो सोवियत संघ था वो चाहता था कि जो हमारी समाजवादी व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में उसका वर्चस्व फैले। ठीक है, इसी के लिए ये जो देश लड़ रहे थे कि हमारी विचारधारा अच्छी है, हमारी विचारधारा अच्छी है, इसी के चलते जो दुनिया थी वो दो भागों में बढ़ गई थी, एक दो गठबंधन में बढ़ गई थी, एक अमेरिकी गठबंधन और एक सोवियत गठबंधन। ठीक है, जो अमेरिका से संबंधित जो राष्ट्र थे उनको अमेरिकी गठबंधन कहा गया, और जो सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल थे उनको सोवियत गठबंधन कहा गया। इसी के चलते कोई भी देश किसी एक गठबंधन में शामिल हो गया तो वो अपने आप ही दूसरा जो गठबंधन है उससे अपना शत्रु हो जाता है, वो शत्रु मान लिया जाता है, क्योंकि अब जब दोनों देश शत्रु हैं आपस में, हाँ, जैसे कि कोई मेरी और उसकी दुश्मनी, कोई मेरे पास अगर आ गया तो अपने आप ही उससे उसकी दुश्मनी हो गई, क्योंकि वो उसके खेमे में नहीं गया, उसके साथ नहीं मिला, वो मेरे साथ आ गया। तो इसीलिए अगर कोई भी, जैसे कि हम क्यूबा को ही लें तो क्यूबा सोवियत संघ के गठबंधन में था और अमेरिका के गठबंधन में नहीं था, इसलिए जो क्यूबा था वो अमेरिका का शत्रु राष्ट्र कहलाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर कोई भी देश किसी गठबंधन में शामिल हो गया तो वो अपने आप ही शत्रु, जो विपक्ष जो दूसरा दुनिया है यानी कि गठबंधन है वो अपने आप ही शत्रु हो जाएगी। अब जो कोई देश होता है वो क्यों किसी गठबंधन में शामिल हो, इसका भी अपने एक उसके निजी हित होते हैं, जो किसी देश के अपने निजी हित होते हैं, उसकी सुरक्षा, आर्थिक और हथियार, यानी कि जैसे क्यूबा सोवियत संघ में क्यों शामिल हुआ, क्योंकि उसको अमेरिका से अपनी सुरक्षा मिल सकेगी, अमेरिका उस पर आक्रमण करेगा तो सोवियत संघ उसकी रक्षा करेगा, इसलिए उसकी सुरक्षा होती थी। ठीक है, सुरक्षा के लिए आर्थिक रूप से सहायता मिलती थी, यानी कि वहाँ पर वो अपनी वित्तीय सहायता देंगे तो वहाँ पर आर्थिक सुधार होगा, वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, अपने हथियार भेजेंगे। ठीक है, तो आर्थिक रूप से सहायता मिलती है, और हथियार, वहाँ पर हथियारों की तैनाती की जाती थी, और उनको हथियार दिए जाते थे, एक से एक एडवांस वेपन दिए जाते थे, और उनको हथियार से संबंधित लेस रखा जाता था कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला करे तो वो अपनी सुरक्षा कर सके। ठीक है, इन 3 कारणों से उसके अपने नीति हित जुड़े होते थे कि वो किसी गठबंधन में शामिल हो जाए। ठीक है, इसका हम एक साफ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जर्मनी, जो पश्चिमी जर्मनी था वो अमेरिका के गठबंधन में था, और जो पूर्वी जर्मनी था वो सोवियत संघ के गठबंधन में था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के गठबंधन में, और जो पूर्वी जर्मनी है वो सोवियत संघ के गठबंधन में था। इसको हम लोग चैप्टर 2 में देखेंगे कि असल में जर्मनी का विभाजन क्यों हुआ, वहाँ पर बर्लिन वॉल यानी कि दीवार खड़ी की गई थी, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है,
अब जब ये पूरी दुनिया बट रही थी तो सबसे पहले जो विभाजन देखा गया था वो यूरोप में देखा गया था, यानी कि यूरोप में सबसे पहले यूरोप विभाजित हुआ था। वो दो भागों में विभाजित, एक पश्चिमी यूरोप और एक पूर्वी यूरोप कहलाया। जो पश्चिमी यूरोप था वो अमेरिका के गठबंधन शामिल हो गया, और जो पूर्वी यूरोप था वो सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गया। ठीक है, अब पश्चिमी यूरोप वालों ने एक संगठन बनाया कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे और हिंदी में ऐसे लिखेंगे नाटो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। हिंदी में इसको ऐसा कहते हैं कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये कब कब बना था? तो 1949 में बना था, और इसमें 12 कंट्री शामिल थी। इसको हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे नाटो के बारे में असल में। ठीक है, इसी के जवाब में पूर्वी यूरोप ने यानी सोवियत संघ के जो राष्ट्र थे उन्होंने भी संगठन बनाया जिसको वार्सा संधि कहा गया। ठीक है, ये कब बनी? तो 1955 में वार्सा संधि बनी थी। अब क्वेश्चन अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि ये वार्सा संधि किस लिए बनाई गई थी। तो इसका मुख्य काम था कि नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना है, यानी कि जो नाटो में शामिल देश हैं उनका मुकाबला करना, उनका सामना करना। अब नाटो का एक ये उन्होंने नाटो की जो संगठन बना उसमें एक ये पॉलिसी थी यानी नीति थी कह सकते हैं कि अगर नाटो में जितने भी देश शामिल हैं उसमें अगर किसी भी देश पर आक्रमण होता है तो वो पूरे नाटो संगठन पर आक्रमण माना जाएगा, यानी कि नाटो में जितने भी देश शामिल हैं उन सभी पर आक्रमण माना जाएगा कि किसी दूसरे राष्ट्र ने जैसे कि फ्रांस जो है नाटो में शामिल है। अब फ्रांस पर किसी देश ने आक्रमण किया तो ये फ्रांस पर ही आक्रमण नहीं माना जाएगा, ये अमेरिका, फ्रांस जितने भी उसमें शामिल देश है नाटो में उन सभी पर आक्रमण माना जाएगा, और ये सारे देश मिल करके उस जो आक्रमणकारी राष्ट्र था उस पर हमला करेंगे कि तुमने हमारे पर आक्रमण क्यों की। ये सारे देश मिलकर के मारते। तो ये नाटो का इसी के जवाब में वार्सा संधि बनाई गई थी कि अगर ये सारे देश एक साथ मिलकर के युद्ध करेंगे तो हम भी सारे देश मिलकर के इनका कड़ा मुकाबला करेंगे। ठीक है, इनको पराजित करने के लिए। ठीक है, तो ये था यूरोप विभाजन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दो विश्व का आरंभ में किया। अब इसके बाद हम दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ में देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ, इनका विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ। अमेरिका ने नाटो बनाया और सोवियत संघ ने वार्सा संधि की। ठीक, इसी के बाद अमेरिका ने अपना विस्तार करने के लिए एक सीटो और सेंटो संगठन बनाया ऑर्गेनाइजेशन। सीटो का फुल फॉर्म था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें साउथ ईस्ट देश शामिल थे, और दूसरा सेंटो बनाया जिसमें सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय देश थे यानी कि सेंट्रल देश थे उनके साथ एक ट्रीटी करी, और जो साउथ ईस्ट थे यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश थे उनके साथ ट्रीटी की। लेकिन इसी को जवाब देते हुए सोवियत संघ तथा साम्राज्यिक चीन ने भी अपने को वियतनाम, उत्तरी कोरिया और ईराक के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया कि हम अमेरिका को एक वैश्विक मंच पर क्या उसको हम कड़ी टक्कर दे सकें, और उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए इसी के चलते हैं। ठीक है, अब इसी के दौरान जब ये सारी चीज़ें घटित हो रही थी इसी के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है। वैश्विक शासन से आज़ाद हुए यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन से जो देश आज़ाद हुए, नव स्वतंत्र देश आज़ाद हो रहे थे, उनको एक मौका मिला कि वो दोनों गुटों से अलग रह सकें। ठीक है, क्योंकि जो जैसे कि अफ्रीका के देश, एशिया के देश, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, ये सब ब्रिटेन और फ्रांस के औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हो रहे थे। और इसी दौर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया, और इसका विकास भी हुआ। ठीक है, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था? तो ये नव स्वतंत्र देशों को दोनों गुटों से अलग रहने का मौका दिया इसने, यानी गुट निरपेक्ष यानी कि दोनों गुटों से निरपेक्ष रहना, यानी उनमें शामिल ना होना। यानी कि जो पहली दुनिया है जिसको अमेरिका कहते हैं, अमेरिकी गठबंधन, और जो दूसरी दुनिया यानी कि सोवियत संघ में जो शामिल देशों में जो गठबंधन था, ये दूसरी दुनिया और पहली दुनिया से अलग रहने का इन जो नव स्वतंत्र देश आज़ाद हो रहे थे, यानी कि अफ्रीका के देश हो गए, चाहे फिर वो एशिया के देश हो गए, और दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ अमेरिका के जो देश हो गए, इन सारे देशों को इन दोनों राष्ट्रों से
उन दोनों गठबंधन से अलग रहने का एक मौका मिला। तो ये था यहाँ से जो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो चुका था। ठीक है कि अमेरिका अपना अपना विस्तार करे जा रहा था, संधियाँ बना रहा था, नाटो सीटो सेंटो। इसी के जवाब में सोवियत संघ भी अपनी संधि बना रहा था, चीन के साथ मिल करके वो अपने संबंधों को मजबूत कर रहा था। ठीक है, अब ये हमने देख लिया इसका दो विश्व का आरंभ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो महाशक्तियाँ थी वो अपने राष्ट्र, जो छोटे देश होते थे उसको अपने अधीन क्यों करती थी, उनके क्या लाभ होते थे, क्या लाभ मिलते थे उन महाशक्तियों को छोटे देशों से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसका साथ ही आंसर भी लिखते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, और प्री बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जहाँ से आप जो उम्मीद नहीं होती वहाँ से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसका आंसर भी हम देखेंगे क्या होगा उसका आंसर, फिर हम आगे टॉपिक को बात करेंगे। क्वेश्चन को हम समझ देखते हैं कि छोटे देश महाशक्तियों को किस तरह से लाभ पहुंचाते थे। ठीक है, जो छोटे देश थे जो महाशक्तियों के गठबंधन में शामिल होते थे वो किस तरह से एक महाशक्ति को लाभ पहुंचाते थे, इसको समझते हुए चार कारण होते थे। पहला था महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे कि खनिज और तेल। कई देशों के पास एक महत्वपूर्ण संसाधन होते थे, जैसे कि तेल हो गया, खनिज हो गया। इससे वो जो महाशक्ति है उसको संसाधन के रूप में अपना लाभ पहुंचाते थे। ठीक है, एक भू क्षेत्र हो गया, यानी कि हथियारों और सेनाओं का संचालन वहाँ से हो सकता था। अगर कोई राष्ट्र महाशक्ति के पास है तो महाशक्ति अपनी सेनाओं का और वहाँ से हथियारों को ले और आ जा सकते थे, वहाँ संचालन कर सकते थे। ठीक है, और दूसरा तो सैनिक ठिकाने, यानी कि एक दूसरे की जासूसी कर सकते थे। अपने किसी छोटे देश पर सैनिक ठिकाना बनाया और दूसरे देश की जासूसी कर सके, जैसे हमने कि क्यूबा में पढ़ा था। ठीक, इसके बाद होती है आर्थिक मदद, सैन्य खर्च करने के लिए मददगार, यानी कि जो आर्थिक रूप से छोटे देश मदद कर सकते थे, उनको वित्तीय सहायता कर सकते थे सैन्य खर्च करने। अगर किसी देश के पास सेना आई हुई है तो उसके लिए खर्च कर सके, हथियार ला सके, ये सारी चीज़ें, संसाधन की उपलब्धता हो सके, इन सारी बातों से उनको लाभ पहुंचाते थे। तो ये चार कारण थे जिसको समझ सकते हैं, महत्वपूर्ण संसाधन, भू क्षेत्र, सैनिक ठिकाने और आर्थिक मदद। ये 2 मार्क्स में लगभग ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर पूछा गया तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, वरना तो ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि छोटे देश महाशक्तियों को किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं। तो ये 4 कारण थे, आप लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण संसाधन, भू क्षेत्र, सैनिक ठिकाने और आर्थिक मदद। अब उसके बाद अपने लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक होगा उसको देखते हैं, फिर इसके बाद हम MCQ क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमने अपनी इंट्रो वाली क्लास बताया था कि हमारा जो लेक्चर होगा वो कैसे हम लेक्चर को लेकर के चलेंगे, उसका वे क्या होगा, यानी कि उसका तरीका क्या होगा लेक्चर का। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वो हमारा टॉपिक लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इस लेक्चर का। तो आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि ये 4 कारण होते हैं जिससे छोटे देश महाशक्तियों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि अब अगला टॉपिक जो कि है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं कि शीत युद्ध का दायरा कितना बड़ा था, कहाँ तक फैला, इसके बारे में बात करते हैं। इसके जो दायरा की बात करेंगे वो हमें इसके संकट से मालूम पड़ता है कि शीत युद्ध के दौरान क्या क्या संकट उत्पन्न हुए, कहाँ पर कौन से युद्ध हुए, इन सारी बातों से हम शीत युद्ध के दायरे का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये हुआ कि क्यूबा संकट हुआ, जो हम लोग देखा कि 1962 में होता है, जिसके कारण तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हुआ। ठीक है, ये था कि क्यूबा संकट को देखा। फिर हुआ कोरिया युद्ध हुआ, 1950 से 53 के बीच में कोरिया युद्ध होता है, जिसको ये भी शीत युद्ध के दौरान ही होता है। बर्लिन वॉर होती है 1958 से 62 के बाद। इसी के बाद बर्लिन दीवार खड़ी हो जाती है जर्मनी में। फिर कॉन्गो युद्ध होता है 1960 के जो दशक होता है उसमें कॉन्गो का युद्ध होता है, जो कि अफ्रीका का एक देश है वहाँ पर। फिर इसके बाद अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है, जो कि 1979 में होता है। ये कुछ संकट उत्पन्न हुए, ये कुछ संकट थे जो कि शीत युद्ध के दौरान उत्पन्न हुए थे, और यही शीत युद्ध के दायरे के बारे में बताते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ कि ये जो संकट थे इतने ज़्यादा गहरे होते गए कि कई युद्ध हुए, कई बार युद्ध टले, कभी
कोई जीता कभी कोई हारा, लेकिन कोई इतना ज़्यादा संकट नहीं गहरा हुआ जिसके कारण कोई बड़ा युद्ध छिड़ सके आपस। बाद में युद्ध के अंत में दोनों राष्ट्र महाशक्तियों के बीच में सहमति हो जाती है कि अच्छा ठीक है, युद्ध को यहाँ पे विराम करते हैं और फिर शांत उस क्षेत्र में शांत हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कई ऐसे युद्ध हुए, समझौते हुए, फिर ये युद्ध टल गए हैं। दोनों महाशक्तियों के बीच कई बार गलतफहमियां भी हुई और इसी कारण और गहन संकट बढ़ने लगा। इसको टालने के लिए बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई, यानी कि दोनों महाशक्तियों के बीच में कई बार गलतफहमी हो जाती है कि कोई दूसरा राष्ट्र उस आक्रमण कर देता है, लेकिन सही लगता है कि वो जो दूसरी महाशक्ति जैसे कि अमेरिका को लगा, सोवियत संघ ने लगा कि अमेरिका ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, हमारे किसी राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया, इसलिए भी और तो संकट गहरा जाता है। और इसी संकट को दबाने के लिए यानी कम करने के लिए बाहर के देशों ने अपनी कारगर भूमिका निभाई। इसी में एक का नाम आता है जिसको आप समझ सकते जानते भी हैं, गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष देशों ने भी कई बार युद्ध को वो स्थिति तक ना पहुंचने दिया कि कोई बड़ा युद्ध चालू हो जाए। ठीक है, तो ये बाहर के देशों ने जो कि गुटनिरपेक्ष थे। ठीक है, तो ये तो था शीत युद्ध के दायरे। अब हम थोड़ा सा गुटनिरपेक्ष के आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। शीत युद्ध के दायरे में ही गुटनिरपेक्ष के बारे में आएगा। गुटनिरपेक्ष के जो विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे वो हम लोग अपना जो मेरा सेकंड लेक्चर होगा शीत युद्ध के दौर में, उसमें हम लोग गुटनिरपेक्ष के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा देख लेंगे गुटनिरपेक्ष क्या है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं कि शीत युद्ध के दायरे में तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उसमें जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने उत्तर और दक्षिण कोरिया का जो युद्ध हुआ था 1950-53 के बीच में, उस समय मध्यस्थता का काम किया था उन्होंने। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही था जो बाहर के देशों से तात्पर्य रखता था और उसमें जो शक्तियों के जो बीच में युद्ध होता था उसको मध्यस्थता काम करता था। ठीक है, और फिर कॉन्गो संकट हुआ 1960 के दशक में, जिसमें यूएन के महासचिव ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो ये कुछ कारण थे जो कि शीत युद्ध के दायरे के बारे में बताते हैं, जिसमें कई बाहरी देशों ने जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश हैं उन्होंने मध्यस्थता की और भी कई देशों ने मध्यस्थता की और जो महाशक्तियों को कोई भी संकट नहीं बड़ा होने दिया जो कि पूर्ण रूप युद्ध कर ले। ठीक है, इसी के और यहाँ पर एक शब्द भी आता है कि अस्त्र नियंत्रण, यानी कि हथियारों की होड़ को कम करेंगे और उसमें स्थायी संतुलन लाएंगे। ये अस्त्र नियंत्रण की बात करता है, यानी कि अगर क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि अस्त्र नियंत्रण से तात्पर्य क्या है, तो उसमें है हथियारों की होड़ को कम करेंगे और स्थायी संतुलन बनाएंगे। ठीक है, लाएंगे या बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1960 के दशक के उत्तरार्ध में 3 महत्वपूर्ण संधि होती है, यानी कि ट्रीटीज होती हैं। ठीक है, पहली होती है LTBT, दूसरी NPT और तीसरी होती है ABM ट्रीटी। LTBT ट्रीटी क्या होती है? लिमिटेड टेस्ट बेंड ट्रीटी। इसको हम लोग जब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, यानी कि जब लेक्चर 3 हम इस चैप्टर का बात करेंगे उसमें हम LTBT के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि ये कब बनी, इसके उद्देश्य क्या था, इन सारी बातों। अभी हम बस इतना ध्यान रख लीजिए कि 1960 के दशक में 3 ट्रीटी आई थी। उसमें एक LTBT थी, NPT थी और ABM ट्रीटी थी। LTBT का फुल फॉर्म ये MCQs में पूछ लिया जाता है कि LTBT का फुल फॉर्म क्या था, तो लिमिटेड टेस्ट बेंड ट्रीटी था। NPT का न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि इसको कहेंगे, तो ये और ABM ट्रीटी यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये 3 संधियाँ हुई थी 1960 के दशक में। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर हमने 4 टॉपिक्स को कवर किया है। अब अगला जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि लेक्चर के एंड में हम कुछ दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो कि अभी तक हमने जितने टॉपिक्स को पढ़ा है। ठीक है, उससे ही रिलेटेड होगा। लेकिन उससे पहले हम जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन आपसे किया था कि वो क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, तो उसका आंसर हम लोग
तो उसका आंसर है कि फिडेल कास्ट्रो थे। आपने पढ़ा था क्यूबा संकट के दौरान कि क्यूबा संकट के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे फिडेल कास्ट्रो। निकिता क्रुश्चेव हमारे सोवियत संघ के थे, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के थे, और ब्रेजनेव, जो कि डी ऑप्शन में लिखा था ब्रेजनेव, वो भी यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे। लेकिन जो सी ऑप्शन में लिखा था फिडेल कास्ट्रो, वो थे तुम्हारे क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान राष्ट्रपति क्यूबा के। ठीक है, अब हम जो 2 क्वेश्चंस की बात करेंगे, वो हम जितना अभी तक पढ़ा है 4 टॉपिक्स को हम लोग ने आज कवर कर लिया है। अब अगले जो लेक्चर उसमें बचे हुए टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वही 2 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे। इसको नोट कर लीजिए जिस नोट में आप नोट्स बना रहे हैं। अब हम 2 क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को देखते हैं। ये बात करते हैं 2 एमसीक्यूज की जो आगे पढ़े गए टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है कि छोटे देश महाशक्तियों को किस तरह की भूमिका निभाते थे, छोटे देशों के लिए किस तरह की भूमिका निभाते थे। पहला ऑप्शन है ऑप्शन सी हैं आर्थिक रूप से, संसाधनों के रूप में, सैनिक मदद के रूप में, सुरक्षा का वादा करके। तो आपके पास ऑप्शन है पहला ABCD, दूसरा ACD, तीसरा ABC और चौथा है ABD। इन 4 ऑप्शन को देखिए और इसमें मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है, उस पर आपको टिक लगाना है। शीत युद्ध एक रक्त रंजित युद्ध था, यहाँ पर 1 होगा। शीत युद्ध एक रक्त रंजित युद्ध था। शीत युद्ध 3 गुटों द्वारा लड़ा गया युद्ध था। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा संकट था। शीत युद्ध में भारत शामिल था, चौथा ऑप्शन है। ये आपको क्वेश्चंस को देख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, शीत युद्ध के दौर का पहला लेक्चर जिसमें हमने 4 टॉपिक्स को पढ़ा था। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। हम अगले जो टॉपिक्स बचे हैं वो हम लोग लेक्चर 2 में कवर करेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इन क्वेश्चंस का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसको याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको